हेलो दोस्तों, आज की सेशन में हम लोग एक बार फिर से ल्यूशियन पब्लिकेशन का बुक कवर करेंगे। वस्तुनिष्ठ समान ज्ञान का 2024 एडिशन है ये, ठीक है। और आज जो सेशन लेके आया है, इस सेशन में हम लोग केमिस्ट्री सब्जेक्ट से 3 महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे, जिसमें जो पहला टॉपिक है वह है रासायनिक बंधन यानी कि केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। और बाकी के जो 2 टॉपिक है उसको आगे हम लोग देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, इससे पहले का जो वीडियो अपलोड किया है, अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस सारे वीडियो का लिंक यहाँ पे दिया गया, आप लोग यहाँ से भी देख लीजिए, ठीक है। और अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ से इसका पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा। पीडीएफ लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं रासायनिक बंधन टॉपिक से जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है उसको। तो इस क्रम में जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि धनायन तब बनता है जब, धनायन तब बनता है जब, तो सही आंसर इसका हो जाएगा परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है, परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है, ठीक है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ऋणायन तब बनता है जब, ऋणायन तब बनता है जब, तो इसका हो जाएगा परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ए जो दिया हुआ है, देखिए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और चलिए अब अगला प्रश्न जो है इसको देख लेंगे। दिया है आयनों से बने हुए यौगिक का सामान्य नाम क्या है, आयनों से बने हुए यौगिक का सामान्य नाम क्या है। तो इसका जो सामान्य नाम है वह है वैद्युत संयोजक, ऑप्शन नंबर ए। एक आयनिक बंधन बनता है जब, एक आयनिक बंधन बनता है जब, तो इसका हो जाएगा एक धातु तत्व का संयोग अधातु तत्व से होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत संयोजक बंध बनता है, विद्युत संयोजक बंध बनता है कब, तो सही है विपरीत आविष्ट आयनों के बीच, यानी ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित यौगिकों में से किस में आयनिक बंध नहीं है, निम्नलिखित यौगिकों में से किस में आयनिक बंध नहीं है, तो वह है मीथेन में, यानी ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में किस अणु में वैद्युत संयोजक बंधन है, निम्नलिखित में किस अणु में वैद्युत संयोजक बंधन है, तो वह है CaCl2 में, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से किस में वैद्युत संयोजक बंधन है, निम्नलिखित में से किस में वैद्युत संयोजक बंधन है, तो यह है NaBr, ऑप्शन नंबर जो डी दिया है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सहसंयोजी आबंध किसके कारण बनता है, सहसंयोजी आबंध जो है वह किसके कारण बनता है, तो यह इलेक्ट्रॉनों के अंश भाजन के वजह से बनता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। एक ही तत्व के 2 परमाणु परस्पर संयोग करते हैं तो उनके बीच बंधन की प्रकृति होगी कैसी, उनके बीच बंधन की प्रकृति कैसी होगी, तो यह हो जाएगा देखिए यहाँ पे अध्रुवीय सहसंयोजक प्रकृति, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मीथेन अणु में है, मीथेन अणु में है, क्या हो जाएगा एकल सहसंयोजक बंधन, मीथेन अणु में क्या होता है एकल सहसंयोजक बंधन होता है, ऑप्शन नंबर सी। इथिलीन अणु की आकृति होती है, इथिलीन अणु की आकृति कैसी होती है, तो वह होती है समतल त्रिकोणीय, समतल त्रिकोणीय, ऑप्शन नंबर जो सी दिया है इसका सही है। उसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस यौगिक की आकृति चतुष्फलकीय होती है, किस यौगिक की आकृति चतुष्फलकीय होती है, तो वह यौगिक है कार्बन टेट्राक्लोराइड, यानी ऑप्शन नंबर बी। सहसंयोजक यौगिकों के द्रवनांक तथा क्वथनांक निम्न होते हैं क्योंकि, इसका क्या रीजन है, इसका क्या रीजन है, तो देखिए 2 ऑप्शन दिया है, ये कम क्रियाशील होते हैं, जल में इनका आयनन नहीं होता है। बाकी के जो 2 ऑप्शन है इसको भी देख लीजिए, यहाँ पे 2 ऑप्शन जो दिया गया है इसमें, ये प्रायः जल में अविलय होते हैं और इनमें अंतराण्विक बल कमजोर होता है, तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें अंतराण्विक बल जो है कमजोर होता है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसको देखेंगे। सोडियम क्लोराइड में होता है, सोडियम क्लोराइड में होता है, क्या होता है, तो इसमें वैद्युत संयोजक बंधन होता है, ऑप्शन नंबर सी। जब एक रासायनिक बंध बनता है तब क्या होता है, जब एक रासायनिक बंध बनता है तब क्या होता है, सही आंसर है ऊर्जा हमेशा निर्मुक्त होती है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कार्बन टेट्राक्लोराइड अणु की आकृति है, कार्बन टेट्राक्लोराइड अणु की आकृति कैसी होती है, तो इसकी जो आकृति होती है वह होती है चतुष्फलकीय, ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। निम्न में से किस यौगिक में हाइड्रोजन आबंध नहीं है, निम्न में से किस यौगिक में हाइड्रोजन आबंध नहीं है, तो वह हो जाएगा CH4 यानी मीथेन, ऑप्शन नंबर जो ए दिया है इसका राइट आंसर हो जाएगा।
निम्न में से किस यौगिक में हाइड्रोजन आबंध विद्यमान है? किस यौगिक में हाइड्रोजन आबंध जो है विद्यमान है? तो वह हो जाएगा देखिए HF, ऑप्शन नंबर ए। रैखिक संरचना वाला अणु है, रैखिक संरचना वाला अणु इनमें से कौन सा है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन क्लोराइड एक गैस है परंतु हाइड्रोजन फ्लोराइड एक निम्न क्वथनांक वाला द्रव है क्योंकि? तो यह हो जाएगा देखिए हाइड्रोजन आबंध के कारण अणु संगुणित हो जाते हैं, ऑप्शन नंबर जो सी दिया है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उस यौगिक को चिन्हित कीजिए जिसमें आयनी सहसंयोजी तथा उप सहसंयोजक आबंध है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा देखिए NH4Cl, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए, जल के अधिक क्वथनांक का कारण क्या है? जल के अधिक क्वथनांक का कारण क्या है? तो इसका कारण है जल के अणुओं में हाइड्रोजन आबंधन, ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा सही। द्रवित सोडियम क्लोराइड विद्युत धारा का प्रवाह कर सकता है क्योंकि इसमें उपस्थित होता है, क्योंकि इसमें उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है? तो मुक्त आयन, यानी ऑप्शन नंबर बी। सहसंयोजी यौगिक का उदाहरण इनमें से कौन सा है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा CHCl3, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, इस प्रवृत्ति की समानता रखता है, इस प्रवृत्ति की समानता रखता है, तो यह रखता है देखिए अक्रिय गैसों से, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सहसंयोजक यौगिक है? तो वह हो जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड, यानी ऑप्शन नंबर जो डी दिया है, बिल्कुल सही हो जाएगा। और आइए फ्रेंड्स, अब जो नेक्स्ट टॉपिक दिया है उस टॉपिक से क्वेश्चन को देखेंगे। तो अगला टॉपिक है ऑक्सीकरण एवं अपकरण, यानी कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, इस टॉपिक से जितने भी MCQs होंगे अब इसको हम लोग देखेंगे। तो इस क्रम में जो इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया है इसमें कह रहा है कि ऑक्सीकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें, ऑक्सीकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ऑक्सीजन का संयोग होता है, विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि होती है। तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद नेक्स्ट, अवकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें, अवकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें, यानी कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है इसमें। अवकरण में क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है, ऑप्शन नंबर डी। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो वह ऑक्सीकरण कहलाती है, याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति ऑक्सीकरण, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो अपकरण कहलाती है। ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति है वो क्या कहलाती है? अपकरण, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही। विद्युत धनात्मक तत्वों से संयोग करने की क्रिया को क्या कहते हैं? इसे क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसे अपकरण कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। विद्युत ऋणात्मक तत्वों या समूहों से संयोग करने की क्रिया क्या कहलाती है? तो करेक्ट आंसर है ये ऑक्सीकरण कहलाती है फ्रेंड्स, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में विद्युत ऋणात्मक तत्व अथवा समूह के अनुपात में क्या होगा? तो वह हो जाएगा वृद्धि होती है इसमें, यानी ऑप्शन नंबर जो बी दिया है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें तत्व की संयोजकता क्या होगी? ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें तत्व की संयोजकता पूछा जा रहा है, तो तत्व की जो संयोजकता है इसमें क्या होती है? बढ़ जाती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया में, ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया में क्या होगा? तो करेक्ट आंसर है इसमें देखिए परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया में क्या होता है? तो परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, यानी ऑप्शन नंबर जो बी दिया है इसका सही हो जाएगा। और उसके बाद कह रहा है कि किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अपकरण, किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अपकरण, राइट आंसर इसका एक साथ होते हैं। किसी भी अभिक्रिया में क्या होता है? तो ऑक्सीकरण और अपकरण जो है एक साथ होते हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक एवं अपकारक दोनों है? इनमें से कौन ऑक्सीकारक एवं अपकारक दोनों है? तो वह है H2O2, ऑप्शन नंबर जो ए दिया है इसका सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न इस सेट का दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक तथा अपकारक दोनों की तरफ प्रयुक्त किया जाता है? वह कौन सा पदार्थ है? तो वह पदार्थ है सोडियम नाइट्राइट, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही। हाइड्रोजन के जलने से संबद्ध प्रक्रिया है, हाइड्रोजन के जलने से संबद्ध प्रक्रिया इसमें कौन सा है? तो वह है ऑक्सीकरण, यानी ऑप्शन नंबर सी। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो यह ऑक्सीकरण का उदाहरण है, जो कि ऑप्शन नंबर जो ए दिया है इसका सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए Fe++ Fe++ में रूपांतरण की प्रक्रिया क्या होगा? तो इसमें रूपांतरण की प्रक्रिया हो जाएगा यानी ऑक्सीकरण, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। किसमें? क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हाइपोक्लोरस अम्ल, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए दिया है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न जो है इसको देखेंगे। ऑक्सीजन की धनात्मक ऑक्सीकरण संख्या होती है केवल किस में? ऑक्सीजन की धनात्मक ऑक्सीकरण संख्या होती है केवल किस में? तो यह होती है OF2 में। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है। K2MnO4 में Mn की उपचयन अवस्था यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वह क्या हो जाएगा? तो वह हो जाएगा +6 इसमें ऑप्शन नंबर डी। K2Cr2O7 में Cr की ऑक्सीकरण अवस्था जो है क्या होगी? तो वह हो जाएगा +6 यानी ऑप्शन नंबर जो ए दिया है इसका सही हो जाएगा। Na2SO4 में S की ऑक्सीकरण अवस्था पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा +6 ऑप्शन नंबर ए। KMnO4 में Mn की उपचयन अथवा ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वह क्या हो जाएगा? तो वह हो जाएगा +7 ऑप्शन नंबर जो सी दिया है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी हेक्सा साइनोफेरेट आयन में लोहे की सही ऑक्सीकरण संख्या है? राइट आंसर इसका हो जाएगा +2 ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित रासायनिक तत्वों में से किस एक तत्व की अपने सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण अवस्था समान होती है? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी फ्लोरीन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो है इसको देखेंगे। अम्लीय माध्यम में पोटेशियम परमैंगनेट की फेरस अमोनियम सल्फेट के साथ प्रतिक्रिया में KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा देखिए +7 से +2 हो जाएगा इसमें। ठीक है, परिवर्तन। K4NaCN4 में निकेल की ऑक्सीकरण संख्या पूछा जा रहा है, तो हो जाएगा 0 ऑप्शन नंबर जो ए दिया है सही हो जाएगा। OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी? तो करेक्ट आंसर +2 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। ऑक्जेलिक एसिड यानी कि H2C2O4 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? तो कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या जो है इसमें +3 हो जाएगा। निम्नलिखित में किस में क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 है? तो वह है Cl2O में यानी ऑप्शन नंबर जो ए दिया है सही हो जाएगा। ऑक्सीजन की +2 ऑक्सीकरण अवस्था वाला यौगिक निम्न में से कौन सा है? तो वह है F2O ऑप्शन नंबर ए। Na2H2O3 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था पूछा जा रहा है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा +2 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। उसके बाद है, निम्नलिखित में से किस नाइट्रोजन ऑक्साइड में नाइट्रोजन की सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था है? करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी N2O5 हो जाएगा, याद रखिएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑक्सीकारक एक पदार्थ है जो, ऑक्सीकारक एक पदार्थ है जो, तो वह है कि एक दिए गए पदार्थ में मूल तत्व के ऑक्सीकरण अंक को बढ़ाता है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो ए दिया है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपचयन यानी कि ऑक्सीकरण में नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए, तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए केवल एक हो जाएगा कि किसी पदार्थ से हाइड्रोजन विस्थापित होता है। आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं अगला प्रश्न दिया है कि उपचयन और अपचयन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से इसमें से सही है? तो पहले इसका ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पे देखिए एक और कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 1 और 4 देख लीजिए, यहाँ पे 1 और 4 जो दिया गया है ये सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? 1 और 4 जो यहाँ पे दिया गया है ये सही हो जाएगा। ठीक है, उपचयन में इलेक्ट्रॉन का ह्रास होता है जबकि अपचयन में इलेक्ट्रॉनों की लब्धि होती है, और उपचायक उपचयांक को बढ़ाता है किंतु अपचायक जो है उपचयनांक को घटाता है, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। और चलिए अब अगला प्रश्न जो है इस प्रश्न को देख लीजिए, दिया है इसमें कि निम्नलिखित में सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट क्या है? सबसे प्रबल, तो वह है फ्लोरीन ऑप्शन नंबर सी। अभिक्रिया ZnO + C Zn + CO में C निम्नलिखित में से किस एक के रूप में कार्य करता है, यानी कार्बन किस एक के रूप में कार्य करता है? तो यह कार्य करता है अपचायक के रूप में, ऑप्शन नंबर जो डी दिया है इसका सही आंसर हो जाएगा। और आइए फ्रेंड्स अब इसका जो अगला टॉपिक दिया है इस टॉपिक से रिलेटेड MCQs को देखेंगे। अगला टॉपिक है अम्ल, भस्म और लवण, यानी एसिड, बेस एंड साल्ट। ठीक है, इसकी जो MCQs दिया हुआ है अब इसको जो है हम लोग देखेंगे। तो इस क्रम में जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि अम्ल वह पदार्थ है जो, अम्ल वह पदार्थ है जो, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटॉन देता है। अम्ल वह पदार्थ है जो क्या करता है? प्रोटॉन देता है, तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया है इसका सही आंसर है।
भस्म वह पदार्थ है जो, भस्म वह पदार्थ है जो, तो इसका हो जाएगा प्रोटॉन ग्रहण करता है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। अम्ल व भस्मों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं? अम्ल एवं भस्मों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है, याद रखिएगा, उसे लवण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा सही। नेक्स्ट है उदासीनीकरण क्रिया में बनता है, उदासीनीकरण क्रिया में क्या बनता है? तो इसमें लवण और जल दोनों बनता है। ऑप्शन नंबर डी। अम्ल एवं भस्म के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? तो इसमें लिटमस पत्र का प्रयोग किया जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए दिया है, इसका सही आंसर है। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है अम्ल। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा बिल्कुल सही। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है कौन? तो सही आंसर इसका हो जाएगा, देखिए भस्म। ठीक है, भस्म जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं? जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं? तो इसे क्षार कहा जाता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन जो है इसमें से सही है? उपर्युक्त सही सभी कथन सही हो जाएगा। क्षार में साबुन जैसी चिकनाहट होती है, क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है, सभी क्षार भस्म होते हैं किंतु सभी भस्म क्षार नहीं होते। तो उपर्युक्त सभी जो है इसका सही हो जाएगा। सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं क्या? सभी अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं? तो यह प्रदान करते हैं H+ आयन। ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा बिल्कुल सही। भस्मों का स्वाद होता है कैसा? भस्मों का स्वाद कैसा होता है? तो खारा होता है। भस्मों के जलीय घोल में कौन सा आयन होता है? तो इसमें जो है फ्रेंड्स याद रखिएगा OH- आयन होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट, सभी लवण होते हैं क्या? सभी लवण क्या होते हैं? तो सभी लवण जो है ये वैद्युत अपघटय होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। पीएच मान का निर्धारण किसने किया? पीएच मान का निर्धारण किसने किया? तो ये निर्धारण किया था सोरेनसन ने, जो कि ऑप्शन नंबर डी दिया है, इसका सही आंसर होगा। शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान क्या होगा? तो इसका मान हो जाएगा 10⁻⁷। ऑप्शन नंबर ए। अम्लीय घोल का पीएच मान होता है कितना? अम्लीय घोल का पीएच मान जो है फ्रेंड्स 7 से कम होता है, हमेशा याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा बिल्कुल सही। और उसके बाद जो है अब देखेंगे अगला प्रश्न, क्षारीय घोल का पीएच मान होता है क्या? क्षारीय घोल का पीएच मान, तो क्षारीय घोल का पीएच मान जो है 7 से अधिक होगा। ठीक है, अम्ल का 7 से कम और क्षार का जो है 7 से अधिक हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी। उदासीन घोल का पीएच मान क्या होगा? उदासीन घोल का पीएच मान, तो उदासीन घोल का पीएच मान जो है क्या होता है? 7 होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सभी अम्ल धातुओं से प्रतिक्रिया कर कौन सी गैस निकालते हैं? कौन सी गैस निकालते हैं? तो वह है हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन नंबर ए। रक्त का पीएच मान पूछ रहा है क्या होगा? तो रक्त का पीएच मान होता है 7.4। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। उसके बाद दूध का पीएच मान पूछ रहा है, तो दूध का पीएच मान जो होता है वो होता है 6.6। ऑप्शन नंबर बी में इसका सही आंसर दिया है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिटिक अम्ल से अधिक शक्तिशाली है क्योंकि? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिटिक अम्ल से अधिक शक्तिशाली है क्योंकि इसका क्या रीजन है? तो इसका रीजन है ये H+ आयन उत्पन्न करने हैं तो संपूर्ण आयनित हो जाते हैं। ठीक है, संपूर्ण आयनित हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रॉक्सिल आयन से मुक्त रहते हैं क्या कहलाते हैं? तो याद रखिएगा ये सामान्य लवण कहलाते हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा बिल्कुल सही। निम्नलिखित में से कौन सामान्य लवण नहीं है? इनमें से कौन सामान्य लवण नहीं है? तो वह है NaHSO4। ऑप्शन नंबर बी। जटिल लवण का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो इसका जो उदाहरण है वह है इनमें से सभी हो जाएगा। ये सभी के सभी जो है जटिल लवण के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोहर लवण है, मोहर लवण इनमें से कौन सा है? तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, द्विक लवण, याद रखना है। उसके बाद देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें, तो इसका जो सुमेलित करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ए का 2 हो जाएगा, सामान्य लवण जो है यह क्या होता है? बेरियम क्लोराइड। बी का 3 अम्लीय लवण जो है क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। उसके बाद सी का 4 हो जाएगा, क्षारीय लवण जो है ये क्या होता है? फेरिक हाइड्रोक्साइड। और द्विक लवण जो है ये क्या हो जाएगा? फिटकरी यानी कि एलम। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अम्लीय लवण है? निम्नलिखित में से कौन अम्लीय लवण है? तो वह हो जाएगा H2CO3 यानी ऑप्शन नंबर जो डी दिया है इसका सही आंसर है।
और उसके बाद जो अगला प्रश्न दिया है फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि निम्न में किस लवण का जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। किस लवण का जलीय विलयन जो है लाल लिटमस को क्या कर देता है, नीला कर देता है, तो वह है Na2CO3। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया से अघुलनशील लवण बनते हैं। किस अभिक्रिया से, तो यह बनते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया से। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, राइट आंसर क्षारीय, ऑप्शन नंबर बी। लवण जो जल का अवशोषण करता है क्या कहलाता है, लवण जो जल का अवशोषण करता है क्या कहलाता है, तो हाइग्रोस्कोपिक लवण कहलाता है ये, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन से कथन इनमें से सही है, तो इसका जो सही कथन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 3 हो जाएगा। देखिए, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं तथा H+ आयन देते हैं, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं तथा OH- आयन देते हैं, तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया है इसका सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद जो है देखिए कह रहा है कि हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था, तो यह सर्वप्रथम कहा था डेवी ने, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा बिल्कुल सही। और उसके बाद जो अगला प्रश्न है इसमें pH मूल्यांक दर्शाता है, pH मूल्यांक दर्शाता है किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांक, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा बिल्कुल सही। जलीय विलयन की अम्लता के परीक्षण के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है, कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है, तो वह उपकरण है pH मीटर, ऑप्शन नंबर सी। मनुष्य के खून का pH होता है, मनुष्य के खून का pH होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा कम क्षारीय, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध जल का pH मान क्या होगा, शुद्ध जल का pH मान, तो शुद्ध जल का pH मान जो है क्या होता है, 7 होता है, ऑप्शन नंबर सी। किसी द्रव का pH मान 7 पाया गया, संभवतः यह कौन सा द्रव्य है, तो वह हो जाएगा देखिए जल, ऑप्शन नंबर ए है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, कह रहा है कि शून्य के बराबर pH वाला विलयन होता है, शून्य के बराबर pH वाला विलयन इनमें से कौन सा होगा, तो वह हो जाएगा अत्यधिक अम्लीय विलयन, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आज हम लोग ल्यूसेंट पब्लिकेशन का जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट से एमसीक्यूज को कवर कर रहे हैं, 3 महत्वपूर्ण टॉपिक का जो एमसीक्यूज दिया हुआ था उसको कवर किए हुए हैं, और उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और उसके बाद कमेंट्स करके बताइएगा कि सेशन आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है। तो ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।